बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, सक्सेस है, नेम है, फेम है, लेकिन अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको वो एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो मेरा ये पूछना है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एक लविंग, केयरिंग एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप? मैरिड लाइफ को कैसे एंजॉय करना है पहले हम ये समझते हैं कि जब हम तो पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि वो एक्सपेक्टेशंस हैं क्या जिनके पीछे जिनके पूरा ना होने की वजह से लड़ाई हो रही है। क्या कोई ऐसी टेक्निक है, कोई मेथड है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिसके थ्रू हम अपने आप की पर्सनालिटी के बारे में, अपने बारे में ज़्यादा बेहतर से जान सकें? बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको लग रहा है कि लाइफ में मतलब जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बेकार चल रहा है, मेरे पार्टनर जो है वो बिल्कुल ही हमारी वाइब मैच नहीं हो रही है। ऐसी क्या वैल्यूज़ दें अपनी डॉटर्स को सो दैट जब वो बड़ी हों तो वो इस दुनिया को फेस कर सकें, इंडिपेंडेंट रहें, कॉन्फिडेंट रहें? कैसे तरह के संस्कार हमें देने चाहिए? आजकल की जनरेशन में क्या हो रहा है कि उनको ना रिस्पेक्ट नहीं करनी आ रही। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं फीमेल्स हैं तो रिस्पेक्ट करो, बड़े हैं तो रिस्पेक्ट करो। नहीं, हमें उनको ये सिखाना है कि कैसे हम एक दूसरे की स्पिरिचुअल जर्नी को, सोल जर्नी को बेहतर बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं? अगर आप ये एक्सपेक्ट करके स्पिरिचुअल जर्नी पे चले हो कि आपको सपोर्ट मिलेगी पार्टनर से, तो वहीं आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी का फर्स्ट स्टेप है वहीं खत्म हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनु गुप्ता ट्रांसफॉर्म योर लाइफ पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस पॉडकास्ट में हम लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं। रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की, अब बच्चों के साथ में, इन लॉज के साथ में। और सबसे बड़ी बात ये मैंने जाना है, समझा है कि योर क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप विल डिसाइड योर क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। तो रिलेशनशिप में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एंड उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर रिजॉल्व नहीं किया जाता तो चीज़ें डिवोर्स तक पहुंच जाती हैं। एंड किस तरह की आपके हस्बैंड को कैसे बिहेव करना चाहिए, आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो कुल मिला के अपनी इस मैरिड लाइफ को, ज़िंदगी को खूबसूरत कैसे बनाया जाए, इन सब के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे बीच एक ख़ास गेस्ट हैं, शिखा मैम, राइट? सो शिखा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। एंड आपने समय निकाला, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए और मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं ये चीज़ें डिस्कस कर सकूं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है ये कि रिलेशनशिप हमारे जितने खूबसूरत होते हैं उतनी हमारी ज़िंदगी भी खूबसूरत रहती है। तो थैंक यू सो मच सर। सो शिखा मैम, आज थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, यू बीइंग ए लाइफ कोच, आज हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से स्ट्रगल कर रहा होता है। कहते हैं कि ये द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, सक्सेस है, नेम है, फेम है, लेकिन अंदर से खोखले हैं, अंदर से वो अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको वो एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो मेरा ये पूछना है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एक लविंग, केयरिंग एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप? क्या होना चाहिए और कैसे बनाएं? थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के लिए, स्पेशली जहाँ पर कि रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता चला जा रहा है। जी। तो क्योंकि देखो, रिश्ते में जब कोई जाता है तो वो इसीलिए जाता है कि ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से एक साथ निभाया जाएगा। जी। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो अनरिज़ॉल्व्ड रह जाती हैं, तो उसकी वजह से जो रिश्ता है वो स्पॉइल होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि वो मैरिड लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर पा रहे होते। हम्म। मैरिड लाइफ़ को कैसे एन्जॉय करना है पहले हम ये समझते हैं कि हम्म। जब हम अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में हैं, तो जो एक रिश्ते का एसेंस होता है कि आपको सुकून मिलता है अपने यस। पार्टनर के पास आकर। वो सुकून जब चला जाता है, तो हमें लगता है कि हमारी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ आने शुरू हो गए, हमारे रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो हमको सुकून देखना है कि हमारे रिश्ते में सुकून होना चाहिए। वो जी। कब होगा? हम सुकून कब फ़ील करते हैं किसी की कंपनी में? जब वो हमको जैसे हैं हमको एक्सेप्ट करते हैं, राइट। हमको बदलना नहीं चाहते। हमारी कमियों की जगह हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जी। उनको हमें हमारे साथ भी रूबरू करवाते हैं और हमारी लाइफ की क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए हमारी सपोर्ट करते हैं। तो मतलब आपका पार्टनर जब आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने में सपोर्ट कर रहा होता है, तो वो रिलेशनशिप बेटर चल रहा होता है। तो ये दोनों तरफ से आता है। हम्म। होता क्या है कि रिश्ते में दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं, यस। एक दूसरे की कमियां गिनाने में लगे रहते हैं। मैं कैसे सुपीरियर हूँ, हम्म। उस चीज़ में आ जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो रिश्तों को खराब कर रही होती है, जिससे कि रिश्ते एंजॉय नहीं हो रहे, वो होती है जो मेल वर्सेस फीमेल हम्म। जो अभी सोसाइटी में चल रहा है, उसको जब हम रिश्ते के बीच में लेकर आ जाते हैं, राइट, राइट। तो वहां से रिश्ता खराब होता है। तो जब हम एक रिश्ते के अंदर आए तो हम ये भूल जाएं कि जेंडर के क्या रोल्स है, हम्म। आपस में मिलकर गृहस्थी को चलाएं, जी। आपस में जिसकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से घर के या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको बांटा जाए, एक दूसरे की लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की तरफ फोकस किया जाए। जो कमियां हैं उनको गिनाया ना जाए, बस ये देखा जाए कि वो कौन सी अच्छाइयाँ हैं जिसकी वजह से मुझे इस पार्टनर के साथ सुकून मिल रहा है कि मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ। तो आपका जो रिश्ता है वो बहुत खूबसूरत तरीके से चलता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अ,
कमियां ना ढूंढें, क्या अच्छाइयाँ हैं वो ढूंढें, और दूसरे एक चीज़ है कि सुधारने का जो कार्यक्रम रहता है कि आपको ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, मतलब एक दूसरे को जो सुधारने का जो लड़ाई ज़िंदगी भर चलती रहती है कि यू डोंट अंडरस्टैंड, ये बहुत कॉमन डायलॉग है कि आप मुझे समझते नहीं हो, राइट। तो ये चीज़ें अगर हम नज़रअंदाज करें और एक 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 बड़े ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करें तो बेहतर हो सकता है। अब दूसरी चीज़ आती है कि कई बारी रिलेशनशिप में जो कोई भी पार्टनर है, राइट, वो हमेशा रहता है ना कि ब्लेम मोड में रहता है, कंप्लेनिंग मोड में रहता है, राइट, कि उसको हर चीज़ में कमियां ही कमियां दिखती हैं। तो कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए? मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन कई बार आप ये सुनने में आता है कि भाई आपको सुन लेना चाहिए, राइट, एक बार खासकर जब फीमेल्स की बात आती है आपने सुन लिया। लेकिन व्हाट इफ कि अगर हर बार वो सिर्फ कंप्लेन, क्रिटिसाइज और लाइफ से अनसेटिस्फाइड हो, तो क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें ना दोनों के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। एक तो जो कंटिन्यूअसली ब्लेम कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, और दूसरा वो जो कि सुन रहा है, जिसको कि वो जो ब्लेम वाले वो जो तीर के निशाने हैं उसकी तरफ ही छोड़े जा रहे हैं। दोनों के थ्रू हम बात करेंगे। अब मैं हूं जो ब्लेम कर रही हूँ कॉन्टिन्यूसली, तो मुझे क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ ब्लेम कर रही हूँ, इसका मतलब कोई ना कोई चीज मुझे लग रहा है कि गलत हो रही है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं। तो मुझे वो ब्लेम और कंप्लेन की टोन में बोलने की जगह राइट तरीका ढूंढना है, जिससे कि जो चीज मैं चाह रही हूँ इंप्रूवमेंट होनी, वो उस टोन के ऊपर सेट हो, वो फ्रीक्वेंसी पे सेट हो, ताकि वो जो सामने वाले पर्सन से मैं कहना चाह रही हूँ, करवाना चाह रही हूँ, वो उसको करे। अगर हम पहले ही उस फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाएंगे कि हम दूसरे को नीचा गिरा रहे हैं, जैसे ही हमने किसी को ब्लेम करना शुरू किया, कंप्लेन करना शुरू किया, तो उसको हमसे नेगेटिव वाइब्स मिलनी शुरू हो गई। जब हमसे उसको नेगेटिव वाइब्स मिल रही हैं, तो वो हमारी कोई बात सुनेगा नहीं और मानेगा नहीं, डिफेंसिव मोड में हो जाएगा, वो डिफेंसिव मोड में आएगा। तो हमको पहले तो अपनी टोन का ध्यान रखना है, हमें वर्ड्स के सिलेक्शन पे ध्यान रखना है, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम बात करते हुए डिसरिस्पेक्ट ना कर रहे हूँ, रिस्पेक्टफुली अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करें, उस तरीके से बात करें, उस फ्रीक्वेंसी पे जब हम आएंगे, खुद हम उस चीज को उस माइंडसेट में रहेंगे, तो वो पर्सन भी हमसे उसे नेगेटिव वाइब्स में नहीं मिल रही होंगी, और वो एग्जैक्टली हमारी बात हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझना शुरू करता है। राइट। क्योंकि हमारे कई बार वर्ड्स की जो चॉइस होती है वो गलत है। हम ब्लेम कंप्लेन जो होती है वो दिख रही होती है टोन में, लेकिन एक्चुअली कोई बहुत बड़ी बात होती है या कुछ ऐसा चीज होती है जो हम चाह रहे हैं होनी। अब जो दूसरा पार्टनर है, अब ये तो देखो, क्योंकि मैं ये कहती हूँ हमेशा कि हमें हमेशा अपने आप को सुधारना है, दूसरे को नहीं सुधारना है। अगर हम अपने रिश्ते को खूबसूरत तरीके से चलाना चाहते हैं, हमें कभी भी ये नहीं है कि अब मैंने बोला है तो कोई इसको देखकर अपने पार्टनर को बोले कि देखो ये कह रहे हैं, अब तुम अपनी टोन को सुधार लो। हाँ, ज्यादातर लोग तो ये एंगल में देखते हैं, देखो ये रील देखो, ये तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे लिए, यही सबसे बड़ी गलती है। अब आपको क्या करना है कि आपका पार्टनर ब्लेम करता है, कंप्लेन करता है, अब मैंने कहा कि दूसरा पार्टनर जो है वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है, हमेशा से वो नेगेटिव वाइब्रेशंस लेनी शुरू करता है। आपको क्या करना है, वो लेयर हटा देनी है। ये पार्टनर ने ब्लेम के टोन में बोला, कंप्लेनिंग टोन में बोला, कैसे बोला, किस तरीके से बोला, सारी लेयर हटाकर क्यों बोला पे फोकस करो। एम्पैथाइज करना शुरू करो कि ये चीज जो बोल रही है, ये बोल रहा है, ये कहाँ से निकल कर आ रहा है, एक्चुअल रूट क्या है इसका, क्या फील कर रहा है, क्या वाकई में कोई बहुत बड़ा इशू है। आप अपने आप को उस नेगेटिव वाइब्रेशंस वाली साइड पे मत लेके जाओ, आप खुद को रखो, अच्छा इसकी ऐसी टोन हो रही है, मुझे इस टाइम पे बात को संभालना है। आप फिर जब आप अपने आप को उस लेवल पर रखोगे, उस वाइब्रेशंस पे नहीं जाओगे नेगेटिव वाली, तो आप समझ पाओगे कि बात क्या है। और आप फिर उस जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दोगे, तो ऑब्वियसली जो रिश्ता जो था वो बढ़िया रहेगा आपका, आपस में वो जो टकराव था वो नहीं हुआ। तो सुधारना, जैसे आपने कहा एक दूसरे को सुधारते रहते हैं, सुधारना एक रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ खुद को होता है, क्योंकि हमें दूसरे को, मैंने कहा कि एक्सेप्ट करना है, तो आपको एक्सेप्ट करके समझना होता है कि इसका पर्सन का बात करने का क्या तरीका हो रहा है। और जब हम अपने आप को सुधारना शुरू कर देते हैं ना, तो कहते हैं कि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। तो आपके जो साथ वाला पर्सन है ना, वो अपने आप ही आपकी वाइब्स कैच करनी शुरू कर देता है। तो दूसरे को पहले तो नहीं सुधारो, अपने आप को सुधारो, एम्पैथाइज करो, रिस्पेक्ट करो, तभी आपके जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे और आपका रिलेशनशिप बढ़िया रहेगा। वेरी ट्रू। तो एक वर्ड जो आपने बोला कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना है, तो किस तरह से हो सकता है, कैसे करना चाहिए? सेल्फ इम्प्रूवमेंट में देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि रिलेशनशिप में आने से पहले ही आपको मैं कौन हूँ पता होना चाहिए। मेरी क्या पसंद है, मेरी क्या नापसंद है, हमें ये चीज़ें पता ही नहीं होती। हम रिश्ते में जाते हैं किसी और चीज़ों से अट्रैक्ट होकर।
जैसे कि अगर हमें कोई दिखने में अच्छा लगा, और मोस्टली लोग तो शक्ल पर जा रहे हैं, या तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख रहे हैं या फिर लुक्स देख रहे हैं, इन चीज़ों के बेसिस पे वो रिश्ते में आ जाते हैं। फाइनेंशियल बैकग्राउंड, लुक्स जो है, ये सारा जो जब ये चीज़ें लगता है ना कि ये चीज़ तो हमें मिल गई, उसके बाद हमें जब रियल पर्सन दिखना शुरू होता है और फिर हमें समझ में आ जाता है, ओ इसके अंदर जो ये चीज़ें, ये तो मुझे पसंद ही नहीं थी, ये तो लाइफ में चाहिए ही नहीं था। करेक्ट। तो जब आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई होनी शुरू होती है, वहाँ रिश्ते खराब होते हैं। तो आपको अब क्या करना है कि सेल्फ लव की जर्नी पे चलना है पहले तो, कि खुद को पहले तो आइडेंटिफाई करो कि मुझे लाइफ में एग्जैक्टली उन लोगों के लिए जो भी रिश्ते में नहीं आए, फिर हम उनकी बात करेंगे जो आ चुके हैं। आ चुके हैं। तो रिश्ते में आने से पहले, दूसरे को समझने से पहले, दूसरे को एक्सेप्ट करने से पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो। वेरी ट्रू। मेरे अंदर भी कमियां होंगी, क्योंकि जब तक आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करना शुरू करोगे, आप अपने पार्टनर की कमियों को भी एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करोगे तो आप दूसरे पर्सन के अंदर भी कमियां हो सकती है, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको एक्सेप्ट करना शुरू करोगे। आप इस चीज़ में नहीं रहोगे कभी भी कि मुझे एक परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। जो फिल्मों में, टीवी में दिखाया जाता है, एक आइडियल रिलेशनशिप दिखाई जाती है। हाँ, आइडियल रिलेशनशिप जो होती हैं, ये सिर्फ जो टीवी और उसमें दिखाया जाता है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जो रियल लाइफ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अगर है तो उसमें झगड़े भी होंगे, क्लैशेस भी होंगे, पर्सनालिटीज डिफरेंट भी होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर को एडवेंचर पसंद है और दूसरे पार्टनर को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। ऐसा भी होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि दोनों एक ही चीज़ों को पसंद करते हों। तो ये आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर चलनी है कि एज अ पार्टनर आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो। ओके। आप जो उस पार्टनर है उससे आपको एक्सपेक्टेशंस अपनी लाइफ में है क्या, राइट। आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, नहीं क्लैरिटी होगी, तब तक अगर आप रिलेशनशिप में जाओगे तो आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ जाओगे, और उसका प्रेशर किस पे जाएगा, फिर आपके पार्टनर के ऊपर, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का। राइट। तो मैम, जो आपने बताया कि खुद को जानना है, समझना है, लेकिन मैम टाइम नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील भी देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे सीरियल्स भी आ रहा है, उस पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब, और फिर अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है, रिश्तेदारों में भी बहुत सारी कहानियाँ चल रही होती हैं, मेरे मायके में क्या चल रहा है, ये सारा डेटाबेस इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। फिर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कब टाइम मिलेगा? सेल्फ डेवलपमेंट बच्चे भी देखने हैं, परिवार, बहुत सारा काम है। देखो, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद को जानने के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कभी भी, अब हम आपस में बैठे हैं, हम ऑब्ज़र्व कर लेंगे ना, अगर हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते चले जाएँ बस, कि मैं ऐसे बैठी हूँ, तो मैं ऐसे क्यों बैठी होती हूँ? राइट। क्या मेरे को ऐसे बैठने में कंफर्टेबल लग रहा जी। है ना? मुझे कौन से कपड़े पहनकर कंफर्टेबल लगता है? मुझे क्या चीज़ें हैप्पीनेस देती हैं? आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर, आप जो बात कर रहे हो, आप जिन लोगों से मिल रहे हो, आप जो खा रहे हो, आप जो भी कर रहे हो ना, जी। बस उसमें एक ऑब्जर्वर आई अपनी रखो। उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहो कि क्या चीज़ें मेरे अंदर पॉजिटिविटी लेकर आ रही हैं, मुझे अच्छी फ़ील हो रही हैं, क्या चीज़ें जिनके बाद मेरी लाइट डिम होती लगती है। आपको खुद की पहचान होनी शुरू हो जाएगी। जब आपको खुद की पहचान हो गई, आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पर्सन के सामने जैसे ही आओगे, आपको पता लगेगा मेरी डिम हो गई है लाइट, और जैसे ही वो राइट पार्टनर आएगा, आपको पता लगेगा कि मेरी जो लाइट है वो और ब्राइट हो गई है। राइट। सो आपका कहने का मतलब है, हमें अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ये जैसे हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, आत्ममनन करने की ज़रूरत है। तो क्या एक तरीका ऐसा हो सकता है कि रात को सोने से पहले मैं जर्नलिंग करूं रात को, या क्या कोई ऐसी टेक्निक है, कोई मेथड है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे, जिसके थ्रू हम अपने आप की पर्सनालिटी के बारे में, अपने बारे में ज़्यादा बेहतर से जान सकें? देखिए, अपने बारे में जानने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक तो मैंने ये बोला कि आप कुछ भी मत करो, बस ओके। आप जो कर रहे हो पूरा दिन में, आपकी जो डेली रूटीन है उसको ही ऑब्जर्व करते रहो। राइट। अपने आप को हमें पता ही नहीं होता। पता है, कई बार हम अपनी आईज़ क्लोज़ करें, हमें अपनी शक्ल ही नहीं पता चलती कि कैसी है। हम ज़ोर लगाते हैं यस कि यस। अपनी फ़ोटोज़ याद करेंगे। अभी मैं कैसे दिख रही हूँ पता ही नहीं है। राइट। दूसरों की करेंगे तो वो फटाफट से आ जाएंगी, बिल्कुल। अपनी नहीं आती। क्यों? अपने आप को हम जानते ही नहीं है। तो पहली तो यही है कि अपने ही जो हम कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। राइट। दूसरा, ये अगर आपको खुद को जानना है तो जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी। जर्नलिंग करना, मैं जर्नलिंग के बहुत फेवर में हूँ। जर्नलिंग करना मतलब, ये भी एक फैंसी वर्ड है, मतलब ये कि सिर्फ एक लिखना। पुराने ज़माने में लोग डायरी लिखते थे ना, राइट। उस तरह से लिखना। ये क्या होता है कि जैसे रिलेशनशिप की भी बात करेंगे ना, अगर हम, हाँ क्योंकि हाँ। आप रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे, जी। अगर हम सिर्फ हमको लग रहा है कि हमें अपनी रिलेशनशिप को बढ़िया करना है, उसके बारे में लिखना शुरू कर दो। आप अपने पार्टनर के बारे में लिखना शुरू कर दोगे। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको लग रहा है कि लाइफ में, मतलब जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बेकार चल रहा है, मेरे पार्टनर जो है वो बिल्कुल ही हमारी वाइब मैच नहीं हो रही है। जब हम लिखना शुरू करते हैं ना डिटेल में, तो हमें समझ में आता है कि इशू तो सिर्फ एक आधे ही हैं, बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं।
तो जो आपने बताया लिखना शुरू करना, तो आपका कहने का मतलब है कि आपके पार्टनर के बारे में क्या-क्या खूबियाँ हैं, क्या-क्या अच्छा वो कर रहे हैं, राइट? उनके बारे में लिखना शुरू करते हैं, तो फिर आपकी जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कुछ? बिल्कुल, क्योंकि देखो जब हम रिश्ते में नए-नए आते हैं, जी। क्या हमको अपने पार्टनर में कोई चीज़ कमी दिख भी रही होगी ना उस टाइम पे, क्या हम उसके ऊपर फ़ोकस करते हैं? शायद नहीं, नया-नया जोश रहता है, नया-नया उत्साह, और उमंग रहता है। ऐसा तो होता नहीं है कि उस टाइम पे वो परफेक्ट थे। यस। उस टाइम लेकिन हमारा उनको देखने का नज़रिया ये था कि उनके अंदर जो भी अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, हम हाँ, उस पे फ़ोकस करते हैं। बिल्कुल। और हमें ये पता होता है, सबको पता है अंदर से कि कोई पर्सन परफेक्ट उस नहीं है। समय एक-दूसरे के लिए जानू स्वीटहार्ट रहते हैं वो। हाँ, हाँ। लेकिन जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बहुत क्लोज़ एक-दूसरे को क्लोज़ली ऑब्ज़र्व ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं, फिर पता चलता है कि ये कमियाँ हैं। अब हम फिर क्या करते हैं, हम कमियों के ऊपर फ़ोकस ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। ओके। तो अनलेस एंड अनटिल वो जो कमी वो ऐसी है जो आपकी मेंटल हेल्थ पे रोल ले रही है, जो बहुत एब्यूसिव पार्टनर है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी नर्क बन गई है, तो उस वहाँ पर तो आपको कमियों के ऊपर फ़ोकस बहुत ज़रूरी है करना। वहाँ पर अगर वो जैसे एक मूवी भी आई थी पीछे जिसमें कृति सेनन थी आई गेस, तो उसमें ये दिखाया गया कि उसमें क्या है कि वो मार-पीट भी कर रहा है, बहुत डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, लेकिन वहाँ पर कई फीमेल्स ये कहती हैं कि नहीं पर मुझसे प्यार भी तो करता है। हाँ, तो 2 वैसे। थप्पड़ भी लगा सकता है। नहीं, ओके। वो कमी बहुत बड़ी है, चाहे वो इतना सारा प्यार कर रहा है, लेकिन वो मार-पीट के आपको सारा दिन बुरे हाल आपके कर देता है, तो वहाँ पर अगर आप कर रहे हो, फिर आप गलतफ़हमी में जी रहे हो। करेक्ट। मैं कमियों की बात ये कर रही हूँ कि आप ये कह रहे हो कि बिना कहे मेरी बात कोई समझता ही नहीं है। हुँ, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना राइट। मोस्टली। टाइम नहीं दे रहे हाँ, या मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो, मैंने कॉल किया शॉपिंग था, नहीं करा रहे हैं। कॉल बैक नहीं किया। करेक्ट। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, तो हुँ, कई बार ये होता है कि दूसरे पार्टनर को ना हम ये सोचते हैं कि वो हमारे माइंड रीडिंग कर लेगा, हुँ। है ना? बहुत तो बड़ी बात कही आपने। अंतर्यामी है, समझ जाएगा बस वो। और जबकि हम भी नहीं समझ सकते। करेक्ट। हम भी नहीं किसी की मन की बात समझ सकते। वो एक अलग बात है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये पावर है। वो ऑब्वियस मतलब ऑलरेडी बहुत केयरिंग होती है। उनको किसी के बिना कहे समझ में आ जाता है। सिक्स्थ सेंस ज़्यादा होती है उनकी। हाँ, उनका नेचर है, वो बायोलॉजिकली ऐसी बनी है कि उनको समझ आ जाता है। जी। जो मेल्स हैं वो ऐसी उनकी प्रोग्रामिंग है कि उनको बिना कहे समझ में नहीं आता। अब अगर आपका जो पार्टनर है, स्पेसिफिकली ये फीमेल्स के लिए है, अगर आपका जो हस्बैंड है, वो आपके बिना कहे कुछ नहीं समझता। लेकिन जब आप कहते हो, फिर वो आपकी सब मान जाता है। तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सी ओके। फीमेल्स को ये कंप्लेंट रहती है कि कह के करवाया तो क्या करवाया? हाँ, क्या-क्या गिफ्ट ली तो क्या गिफ्ट ली? तो मतलब अगर वो कह के भी कर रहा है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुतों के कह के भी नहीं कर रहे। तो मतलब आप सेफ ज़ोन में हैं, कहने से अगर हाँ, काम बन रहा अगर आपका है। कहने से काम बन रहा है तो फिर आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो, बहुतों के कहने से भी नहीं वो काम कर रहे हैं, है ना? वेरी तो ट्रू। आपको फ़ोकस करना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, राइट। क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, उनको मत गिनो क्योंकि मैं एक हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि अगर हम कहें ना कि हमारे पार्टनर में ये कमियाँ हर किसी से पूछो तो वो ये कहेंगे, ये करते हैं, टाइम से नहीं आते हैं या हस्बैंड कहेंगे जब देखो कंप्लेन करती रहती है, ब्लेम करती रहती है, कभी खुश ही नहीं होती है। तो आप एक बात देखो कि क्या उन कमियों की वजह से आपको अगर आज मौका मिले तो आप अपने पार्टनर को छोड़ने को तैयार हो? अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है ना कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं 1 मिनट ना लगाऊँ इसको छोड़ने में, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है। इसका मतलब है कि रिलेशनशिप में बहुत बड़ी वाली गड़बड़ है, ओके। जिसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है, फिर उस चीज़ को दबाओ मत। लेकिन जहाँ ये बात आ जाती है ना कि नहीं मतलब मैं छोड़ूँगी नहीं और ऐसा कभी सोचूँगी भी नहीं नहीं और तो उसी लड़ना टाइम भी अगर है, आप छोड़ना भी नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब होता है कि वो जो लड़ रहे हैं, छोटे-मोटे क्लैशेज़ हो रहे हैं, वो तो हर चीज़ में होते हैं। पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। वहाँ पर है कि वो जो मैंने एक लिखी थी कि होंगी कमियाँ मुझ में भी, होंगी कमियाँ तुझ में भी, पर है प्यार तेरा मेरी ज़िंदगी में होना ही काफ़ी है। क्या बात है! बहुत खूबसूरत। कि जब आपका पार्टनर आपके लिए क्या कर रहा है, उससे ऊपर आपके लिए आपके पार्टनर का आपके पास होना इम्पोर्टेंट होता है ना, तो इसका मतलब वो बाकी सारी चीज़ें जो हो रही हैं, वो सिर्फ़ सरफ़ेस लेवल पे हैं, डीप डाउन आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग है। वेरी ट्रू। तो बहुत ही अमेज़िंग चीज़ क्लैरिटी मिली। अब मैं भी ये कई बारी क्या होता है कि आज इंडिया में हम जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, राइट? और जो मेजर चैलेंज आता है कि जब नई-नई शादियाँ होती हैं तो उस समय इन-लॉ जो सास-ससुर का सिस्टम रहता है, तो हस्बैंड वाइफ की तो ठीक है बॉन्डिंग, लेकिन जो इन-लॉज़ से जो एडजस्टमेंट का टाइम है, उसकी वजह से तमाम सारे क्लैशेज़ और इवन डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो और अच्छा एक और चीज़ है कि अगर पेरेंट्स से पूछा जाए कि उनका लड़का अगर वाइफ़ की बात मानना शुरू कर देता है, तो जोरू का गुलाम है ये, क्योंकि बहू का कहना मान रहा है।
और अगर वो उनसे पूछा जाए कि आपकी बेटी के लिए कैसा जमाई चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा चाहिए जो बिल्कुल बेटी का कहना माने। तो ये दोगली ज़िंदगी, जो डबल स्टैंडर्ड ज़िंदगी है, ये इसका क्या सॉल्यूशन है? मतलब तो यहाँ क्या पर होना क्या चाहिए? ये वाक़ई में आपने बहुत बढ़िया बात बोली है, और ये जिसमें आपने बोला ना, इसमें जो आपने कहा इन-लॉज़ हैं, वो खुद भी तो यही चाहते हैं कि हम पार्टनर्स एक-दूसरे के ही होके ज़्यादा रहें। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर वो ये भूल जाते हैं कि हम भी कभी न्यूली मैरिड थे, हम भी कभी सेम सिचुएशन में थे, और हम भी ये चाहते थे कि कोई बहुत ज़्यादा हमको टोके ना, हमको आपस में अपनी ज़िंदगी हमारी जीने दें। राइट। जब हम एज़ अ पेरेंट्स के रोल से मैं बात कर रही हूँ, हमारे बच्चों को उनकी ज़िंदगी जीने के लिए उनको फ्रीडम देंगे, जब वो एडल्ट हो चुके हैं। क्योंकि एक स्टेज आती है जब चिड़िया भी अपने बच्चे को घोंसले से उड़ा देती है। राइट। अगर चिड़िया भी उसके पीछे-पीछे बैठी रहे और उसको घोंसले से ना निकलने दे, तो क्या होगा? उसके बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी पूरी नहीं हो तरह से, पाएगी, वो नहीं हो पूरी पाएगी। ज़िंदगी अपनी स्ट्रगल डिपेंडेंट करेगा। रहेगा। यस, यस, बिल्कुल। तो बात कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पेरेंट्स को ये बात समझने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि पेरेंट्स को क्या होता है कि फीमेल्स के साथ ये होता है, इसको कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, कि जब ओके। बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे आगे चले गए, अब फीमेल्स अपनी पूरी ज़िंदगी ना बच्चों के सराउंडिंग ही रहती हैं कि राइट। बच्चे के लिए करना है, बच्चे के लिए वो करना है। जिनकी अपने हस्बैंड से नहीं भी बन रही होती ना, वो भी भूल जाती हैं कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशन है, क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती हैं। जब बच्चे बड़े होके अपनी ज़िंदगी चुन लेते हैं, और हर कोई चुनता है, उन्होंने भी चुनी होती है। तो जब वो किसी नए रिश्ते में जाते हैं, तो वो जो फीमेल्स, जो मदर होती है, जो हाँ, फादर होते हैं, जिनका बच्चा सारा टाइम उनके ऊपर डिपेंडेंट था, अब वो टाइम बढ़ जाता है उसका। वो किसी और से प्यार कर रहा है। राइट। वो किसी और के लिए। मुझे यहाँ पे एक बात, मुझे ये जो चीज़ रियलाइज़ हुई, मुझे फर्स्ट टाइम तभी रियलाइज़ हुई थी जब मेरे हस्बैंड और हमारा जब एंगेजमेंट हुई, तो फर्स्ट टाइम हम मिल रहे थे, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए एक कार्ड लेकर आई, और उस कार्ड के ऊपर लिखा था, यू आर द बेस्ट पर्सन इन माय लाइफ। तो मैंने वो घर लाकर दिखाया कि ये कार्ड लिया है, तो मेरे पापा ने उसको पढ़ा, और मेरे पापा पढ़कर और उन्होंने बोला, अच्छा, वो बेस्ट पर्सन है। माय गॉड! उनको इनसिक्योरिटी फील होने लगी। हाँ, क्योंकि अभी तक क्या था कि मैं अपने पापा की बेटी हूँ, मुझे रोल मेरे मॉडल है। पापा, हाँ, मेरे पापा मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मतलब मुझे यही था कि मेरे पापा, 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 और हुँ, एकदम से अच्छा अब कोई और बेस्ट हो गया, तो वो चीज़ ना, वो जो घूँट भरना होता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी, वेरी ट्रू। हमारे लिए भी होगा वो। हुँ, तो लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम वो घूँट नहीं भरेंगे ना, तो हमारा जो बच्चा है वो बेचारा परेशान रहेगा, क्योंकि उसकी लाइफ़ तभी ब्यूटीफुल होती है जब वो अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय करे, खुश रहे। और जब वो कपल को ये इनसिक्योरिटी नहीं होती ना, ये डर नहीं होता कि पेरेंट्स हमको रोकेंगे, टोकेंगे, पेरेंट्स हमको कुछ बोलेंगे, या मेरे पेरेंट्स मुझे बोलेंगे कि जोड़ू का गुलाम हूँ मैं, तो वो और खुशी से पेरेंट्स के पास जाते हैं, यस। और अच्छे से उनको रिस्पेक्ट देते हैं, दोनों मिलकर देते हैं। करेक्ट, करेक्ट। मतलब प्रॉब्लम ये है कि इंडियन सोसाइटी में कंट्रोलिंग रहता है कि शुरू से ही उनको कंट्रोल करके रखा जाए, दबा के रखा जाए, जिसकी वजह से वो रिबेलिएशन होता है और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और ऐसा नहीं, मतलब बहुत से लोग हैं जो मतलब बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर रहे हैं, आपस में प्यार से रहते हैं। बहुत सारे इन-लॉज़ ऐसे हैं जो पेरेंट्स की तरह ही हैं। आप देखो कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हाँ, हमको डबल मदर मिल गई हैं, डबल फादर मिल गए हैं। राइट। ये चीज़ वहाँ आ जाती है जो आपने कहा बच्चों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, जहाँ आपस में जो पेरेंट्स हैं उनकी बॉन्डिंग नहीं है। ओके। जिसका अपना रिश्ता खूबसूरत रहा है ना, उसको इस हुँ, चीज़ की समझ होती है कि दूसरे का रिश्ता अगर हम कोई और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो रिश्ता कैसा रहेगा। वो करेक्ट। कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से उनका रिश्ता खराब हो। राइट। तो यहाँ पर पेरेंट्स को ये समझना है कि कभी भी रिश्ता खराब करने का हमें रीज़न नहीं बना, और पेरेंट्स चाहते नहीं है रिश्ता खराब हो। पेरेंट्स सिर्फ़ ये चाहते हैं कि हमको हमारी अटेंशन वग़ैरह जो वो मिलती रहे। ऐसा हुँ, ना हो कि बच्चा हमसे दूर हो जाए। तो बच्चे अपने लेवल पे पेरेंट्स को कभी ये फ़ील ना होने दें कि मैं एक रिलेशनशिप में आने के बाद तुमसे दूर हो रहा हूँ या तुमसे दूर हो रही हूँ। अब मैं तुमको कभी पूछूँगा नहीं लाइफ़ में, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर पूरी एक लाइफ़ डिवोट की होती है। राइट। उनकी अपनी एक इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो जी, अगर आप उनको फ़ील करवा रहे हो ना, तो ही होता है कि उनको बुरा लग रहा है, तो राइट। वो और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश तो करेंगे। बैलेंस बना के चलना है कुल मिला एक बैलेंस बनाना पड़ता है, पर बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल भी हो जाता है कई बार, लेकिन वहाँ पर फिर उसके बाद जो कपल है उसको यही समझने की ज़रूरत होती है कि कभी भी किसी भी साइड के पेरेंट्स की वजह से हमें अपना रिश्ता खराब नहीं करना है। जैसे मैंने कहा था कि मेल वर्सेस फीमेल जो सोसाइटी का है वो हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहिए, वैसे ही तेरे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स ये हमारे रिश्ते में नहीं आना चाहिए। हम दोनों जब एक रिलेशनशिप में आ गए हैं, अब हम दोनों तो एक टीम हो गए, अब हम एक फैमिली हैं। हुँ, ये हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ये समझते नहीं है, वो हमेशा उनको यही रहता है, तुम्हारी फैमिली ने ये बोल दिया, मेरी फैमिली ने ऐसे बोला था। इस चीज़ के ऊपर कभी भी मत लड़ो, आपस में एक हो जाओ। अब हम एक फैमिली हैं, अब बोलो कि वो ऐसे बात कर रहे थे, वो ऐसे बात कर रहे थे, बताओ कैसे इसको सॉल्व किया जाए।
मिलकर करो उसको। होम टीम मजबूत है, हस्बैंड वाइफ की टीम मजबूत है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो बाकी सारे झगड़े और सारी प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि बच्चे, चूंकि हस्बैंड वाइफ हैं, साथ बच्चे होते हैं, तो कई बारी क्या होता है कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई बच्चे बात सुन नहीं रहे तो उनको या तो चिल्लाना पड़ता है, बहुत येलिंग करना पड़ता है, या जब चिल्लाने से ही बात नहीं बनती तो फिर उनकी फिर कुटाई की जाती है, राइट? तो ये कहाँ तक किस हद तक सही है? और उनको फिर कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोल दिए जाते हैं जो कई बार लगते हैं कि बच्चों के मन पे ज़िंदगी भर, तू गधा, नालायक है, तू निकम्मा है, तेरे से होता नहीं, कोई चीज़ ठीक से करते नहीं, ये जो वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं बहुत, तो इसके पीछे का, इसको कैसे ठीक करना चाहिए? क्या ये सही है? देखिए, ये सही तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो बच्चों पेरेंटिंग को, का मतलब ये तरीका। हाँ, जो ये बच्चों के साथ मार-पीट है, ये तो किसी भी लेवल पे सही नहीं है, चाहे कितना ही कह लें, चाहे कितने ही हमारे वो सॉन्ग्स बने हों कि अगर हाँ। आप माँ के हाथ की मार ना खाई होती तो आज मैं यहाँ ना पहुँचा होता। देखिए, बात पता है क्या होती है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो आपकी वाइब्स को बहुत तेज़ी से कैच करते हैं और जी। बहुत अच्छे से वो सेंस कर जाते हैं। अगर आपके अंदर आप बच्चे को जब डांट रहे हो, वो इमोशन केयरिंग वाला जो आपका इमोशन है वो बच्चे को मिल रहा है, बच्चे को ये पता चल रहा है आपकी बातों से, आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से डेली लाइफ में कि आप उसके लिए ही अच्छा करना चाहते हो सब कुछ, हुँ, हुँ। तो बच्चे ना थोड़ी बहुत डांट में एडजस्ट कर लेते हैं। राइट। लेकिन जो हम कहते हैं ट्रॉमा हो जाता है बच्चों को, मेंटल हेल्थ सफ़र करती है, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, वो वहाँ हो जाते हैं जहाँ पेरेंट्स ने अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपने कंट्रोल के अंदर बच्चों को दबा रखा होता है। बच्चा अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पा रहा होता। हर चीज़ में डाँट, जब एक चीज़ में मना हो रहा है, 2 चीज़ में मना हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज़ में मना हो रहा है, राइट। आप सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए देख रहे हो। जैसे आपकी वॉल्स हैं, आपको लगा कि हमने नई-नई वॉल्स पेंट करवाया है, बच्चे को भी नई-नई पेंसिल पकड़नी आई है, बच्चे ने यहाँ पर कुछ मार्क कर दिया। अब इस चीज़ के पीछे अगर आप बच्चे को डाँट रहे हो, मार रहे हो, तो इसमें बच्चे का कसूर तो नहीं था कुछ भी, वो तो बच्चे को कुछ समझ ही नहीं है, उसको तो, और बच्चों को तो अच्छा भी क्या वॉल पे लिखना करेक्ट। लगता है। मेरी डॉटर थी तो उसने हमारे घर की सारी वॉल्स पेंट कर दी थी, वो सब पे लिखती रहती थी। तो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई मेरे घर आ रहा है और वो कहेगा कि कितनी गंदी वॉल्स हैं इनकी। ये एक बात आपने कही मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि घर में जो सामान इधर-उधर डला है या पेंट खराब हो गई, बाहर का कोई गेस्ट आएगा तो क्या सोचेगा? ये बात से पूरे घर का माहौल, तो दुनिया क्या सोचेगी? पेरेंट्स बच्चे को जब कुछ कह रहे हैं और बच्चे के माइंड में ये जा रहा है कि ये मुझे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया या ऐसा नहीं किया तो जो बाहर वाले हैं, जो सोसाइटी है, उनके ऊपर इनका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। हुँ। वहाँ गड़बड़ हो जाती है। राइट, राइट। कभी भी बच्चे को ये नहीं कहना है कि तुम हमारी नाक कटा दी, तुमने हमारी नाक कटा दी, तुम ऐसे करोगे तो सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। करेक्ट। कभी नहीं कहना है। कुछ करेक्ट करना है, बच्चे को कहो बेटा ये करोगे ना तो तुम्हारा फायदा है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, मैं हुँ, हुँ। चाहती हूँ कि तुम ये चीज़ कर लो, तुम ये चीज़ सीख लो, तुम ये चीज़ मत करो, क्योंकि एज अ पेरेंट आपको चिंता होगी और आप बच्चे को ज़रूर, जितना हो सकता है पेरेंट हर कोशिश करता है कि बच्चे को सही रास्ते पे रखे, लेकिन बच्चे को वो वाइब्रेशन आनी चाहिए आपके पास से, वो फील करे उस चीज़ को। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि अगर बच्चा कुछ ऐसा हो भी गई है गलती बच्चे से, बच्चे को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी जो गलती मुझसे हुई है उसकी वजह से मैं घर ना जाऊं, हुँ। क्योंकि एक तो वो गलती हुई, उसकी वजह से बच्चा डर गया, बाहर उसको लग रहा है कि अगर मैं बाहर रहता हूँ सब लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे या कुछ कुछ भी उसको फील हुआ। अब उसको लग रहा है कि जो पेरेंट्स को फेस करना कई बार जो आजकल कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बच्चों में सुसाइड एंग्जाइटी, कर रहे हैं, डिप्रेशन, बिल्कुल। सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। बहुत हद तक ये हो जाता है कि अगर हमको पता हो ना कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, चाहे मैं किसी के साथ कुछ भी करके आ रहा हूँ, वो पहले मुझे सुनेंगे। राइट। अगर बच्चे को पता है कि मैंने कुछ कर दिया और पेरेंट को कहीं से पता चला तो पेरेंट मेरी सुनने की जगह पहले मुझे 2 थप्पड़ लगाएगा। फिर वो पूरा इमोशनल ड्रामा होगा कि हमारी समाज में नाक कट गई, हमारे बारे में किसी ने क्या-क्या बोल दिया, अब हम कहीं के नहीं रहे, हमारे तो संस्कार खराब थे। तो वहाँ बच्चा आपके साथ कुछ शेयर नहीं करेगा। तो वहाँ बच्चा क्या होगा, या तो वही जैसे आपने कहा सुसाइडल टेंडेंसीज आती है, या फिर बच्चा अपने आप को पेरेंट्स से दूर करना शुरू कर देता है। तो वो जो आपने बात करी थी ना कि कहते हैं इन-लॉज़ कि बच्चे दूर हो रहे हैं, वो पहले से ही दूर थे। अब उनको एक जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, उनको उनका सुकून मिल गया, इसीलिए वो आपसे बिल्कुल दूर चले गए। पेरेंट्स भी वही जो कहते हैं एक ठंडी छाया की तरह ही होने चाहिए कि बच्चा कहीं से भी आया, जितनी भी गर्म धूप थी, वो जब आपके पास आए तो वो एक छाया की तरह फील करे, सुकून फील करे कि यहाँ मुझे पूरी, क्योंकि पेरेंट्स तो आपके रूट है ना,
तभी तो आपका आगे चल के रूट चक्र इम्बैलेंस हो रहा है। फिर वो आपका रूट है, वहाँ आपकी जड़ें हैं, पेरेंट्स आपकी, वहां से आपकी उत्पत्ति हुई है। करेक्ट, अगर वहां से उसको ये लगने लग जाए कि मुझे यहीं से ही दूर हो जाना है, क्योंकि जो रूट से ही दूर हो बाहर, जाना है। हाँ, कई बार हमें लगता है कि हम सोसाइटी का जो भी बातें हैं सब सुन लेंगे, सह लेंगे, लेकिन पेरेंट्स की नजरों में नहीं हमें गिरना। पेरेंट्स की बातें चुभती हैं जाके, क्योंकि हम जितना जिससे प्यार करते हैं ना, जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमको समझे सबसे ज्यादा, जब वो हमको कुछ कह देता है ना, वो हमसे एक्सेप्ट नहीं होती चीज। तो इसलिए पेरेंट्स को इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। जैसे आपने बात शुरू की थी यही कि पनिशमेंट देते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं, आपका इमोशन प्यार का रहना चाहिए। आपका इमोशन इस फियर का नहीं रहना चाहिए कि समाज में हमारी क्या बात बनेगी। रीजन, इंटेंशन हमारा इंटेंशन बच्चे को प्योर कह रहा हूँ, रहनी लेकिन चाहिए। कहते हैं ना, आप क्या बोलते हो वो मैटर नहीं करता, कैसे बोलते हो, टोनैलिटी, ये ज्यादातर रिश्तों को खराब कर रही होती है। बिल्कुल। तो ये कई बार किसी को ये पता ही नहीं होता है कि मैं अपनी, मेरी टोन जो है वो ऐसी जा रही है, मतलब समटाइम्स पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर बिहेवियर। तो वो कैसे, किस समय उनको सजग हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन मतलब पूछा है वो कि किए जा रहे हैं, उनको लग रहा है मैं तो ठीक कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा इसकी वजह से कितनी बड़ी दरार आती जा रही है जिंदगी में। मैं वही बता रही थी कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ना, मतलब मैंने देखा इस पे रील्स भी आती हैं, लोग बड़े प्राउडली कहते हैं कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी टोन खराब है ना। तो टोन खराब होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि हम तो दिल के साफ हैं, जो मुंह पे आता है हम बोल देते हैं। दिल का साफ होना और मुंहफट होने में फर्क होता है। राइट। है ना। अगर आप दिल के साफ हो तो इसका मतलब ये है कि आप मन में कुछ छुपाव नहीं रखोगे। आप सामने वाले पर्सन को सब कुछ बता दोगे जो क्लियर क्लियर आपके माइंड में आ रहा है। लेकिन मुंह फट होने का मतलब है कि आपको परवाह ही नहीं है सामने वाले को क्या लग रहा है। हाँ। आप उसको इंसल्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप जब दिल के साफ हो तो आप एम्पैथाइज करते हो। दिल का साफ पर्सन एम्पैथ होता है। राइट राइट एम्पैथाइज करता है कि अगर मैंने नहीं बताया ना इसको सच, तो इसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। राइट। और मुंहफट होते हैं कि वो बेइज्जती करने में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। दिल के साफ बेइज्जती नहीं कर रहे होते, वो डाउन नहीं करेंगे किसी को भी। और टोन की जहां बात आई, तो अगर आपको खुद को पता है ना कि मेरे अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं बात जो करता हूँ या करती हूँ मेरी टोन खराब हो जाती है, तो आपकी टोन को ही सुधार लो। क्योंकि ये हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर कोई आपकी टोन पहले देखता है, फिर आपके वर्ड्स देखता है, और आपकी इंटेंशन क्या है वहां तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है। कोई बहुत ही महान आत्मा हो जाएगी, उस लेवल तक पहुंच जाएगी, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, वो कहेगी, जैसे कहते हैं ना, गौतम बुद्ध बैठे थे, एक आदमी आया और उनके ऊपर थूक कर चला गया। राइट। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुरा कर रह गए। तो उन्होंने पूछा, अभी उनके जो चेले थे उन्होंने पूछा कि भी क्या बात है, उनके शिष्य जो बैठे थे, कि क्या हुआ, आपने मतलब कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। तो वो बस मुस्कुरा के रह गए। 2 दिन बाद वो फिर आया, वो फिर उनके पास आकर रोने लग गया, आंसू आ रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ, आप आज भी बस मुस्कुरा कर रह दिए। तो कहते इसके पास ना शब्द नहीं थे। पहले इसको मेरे तरफ बहुत गुस्सा था तो इसने वो रिएक्ट किया, और आज ये पश्चाताप था इसको अंदर से, तो इसके आंसू निकल रहे थे। तो मतलब उन्होंने उसका जो वो एक्शन भी हुआ कि उसने उसके इतना गलत, पीछे के इंटेंशन पीछे समझ की लिए थे, इंटेंशन समझ ली। बट उसके लिए हर कोई गौतम बुद्ध नहीं अभी बन हम सकता। बुद्ध नहीं है, वही मेरे हस्बैंड हर पॉडकास्ट में ये बोलते हैं कि हम बुद्ध नहीं हुए हैं, अभी हम हाँ, बुद्धू ही हैं। सही बात है। तो हम भी बुद्धू हैं, और सामने वाला तो बिल्कुल भी मत एक्सपेक्ट करो कि वो भी समझे, जब आप ही नहीं समझ रहे हो कि मेरी, आपको पता भी चल गया कि मेरी टोन गड़बड़ है और इससे लोग हर्ट हो जाते हैं। आप खुद नहीं सुधार रहे हो तो आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी टोन को ना देखे और वो आपकी इंटेंशंस को समझे। ये नहीं होगा। ये सिर्फ कहते हैं ना कि जो सेल्फ लव की जो नेगेटिव साइड्स चल पड़ती है ना, कि आप टॉक्सिक होते चले जाओगे, इस वजह से आपसे रिश्ते दूर होते चले जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि इसकी वजह से रिश्ते दूर भी हो जाएं, तो भी हमको जो लाइफ में पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वो नहीं मिलती है। बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें कहा है कि चाहे वो पैसा है, चाहे वो बाकी लग्जरीज हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में खूबसूरत रिश्ते होते हैं। और अगर वो खूबसूरत रिश्ते आपकी एक टोन ही है जिसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं, तो उनको ठीक कर लो। पहला तो आपको खुद को पता है, अगर आप ऐसे पोस्ट करते हो और आपको लगता है हाँ बस मेरी टोन खराब है। दूसरा, अगर आपको हर कोई बार बार कह रहा है आकर कि हाँ, आपकी बता रहा है टोन, कि भाई ये ठीक कर लो। हाँ, तो उस पर भी आप नहीं समझते हो। कई बार कई लोगों को लगता है कि नहीं, हर कोई मुझ में ही कमी निकाल देता है। यस। 1% निकाल रहा है, 2% निकाल रहे हैं, 3 निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर हर कोई आपसे आकर सेम ही बात बोल रहा है,
कि तो इसका आपका मतलब बिहेवियर, कोई आपकी टोन सही नहीं होती है। हाँ, इसका मतलब आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जिस पे हाँ, काम करने की हाँ, ज़रूरत है। हाँ, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है और उस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि आप जब बात करो तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहो कि मेरी टोन चेक में रहे। राइट, जो आपके क्लोज्ड वंस हैं उनसे पूछ लो, स्पेशली जब हुँ, टोन खराब होगी, कब होगी? जब गुस्से में होगे हुँ, या बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगे, थके हुए होगे, राइट, उस टाइम पे एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाओ कि मुझे अपनी टोन नहीं खराब करनी है, क्योंकि उस टोन की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं, अगर आप बिल्कुल। रिश्तों को इम्पोर्टेंस। बहुत डीपर लेवल पे आपने बताया कि पहले लोग टोन ही देखते हैं, बाद में इंटेंशन तक पहुँचते हैं। सो मैम चूँकि आपकी भी बेटी है राइट और मेरी भी 2 डॉटर चाइल्ड हैं, तो एक बहुत मेरा एक क्लोज़ टू हार्ट मेरा क्वेश्चन है कि एज़ अ पेरेंट राइट, एज़ अ मदर ऐसी क्या वैल्यूज़ दें अपनी डॉटर्स को सो दैट जब वो बड़ी हों, तो वो इस दुनिया को फेस कर सकें, इंडिपेंडेंट रहें, कॉन्फिडेंट रहें? कैसे तरह के संस्कार हमें देने चाहिए? देखिए, चाहे वो बेटी है, चाहे बेटा है, हुँ, पहले तो हम बचपन में से ही बच्चों को ये जो जेंडर सेंसिटाइजेशन कहते हैं ना, वो ज़रूर दें। ओके, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है, राइट, कभी भी ये ना बताया जाए कि तुम बेटी हो तो लड़कियों के ये काम होते हैं राइट, और लड़कों के ये काम होते हैं। ओके, या लड़कियों को इस तरीके से रहना चाहिए और लड़कों को इस तरह से रहना चाहिए। वो जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ना डालें कि लड़कियाँ हो तो लड़की हो ढंग से बैठा करो, लड़की हो प्यार से बोला करो, हुँ, हुँ, है ना? लड़की हो वेट बढ़ जाएगा थोड़ा कम खाया करो, और लड़के को ये ना बोलें लड़कियों की तरह रो रहा है। हुँ, ये चीज़ बिल्कुल मत बोलो। लड़का है वो कुकिंग करना चाह रहा है, उसको ये मत बोलो लड़कियाँ करती हैं। ये नहीं करना, किचन सेट नहीं, डॉल्स लड़के नहीं लेते हैं। राइट, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन पे काम करो। बच्चे को खुद से मत बताओ कि ये क्या करना है, क्योंकि अभी हम लोग तो स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये जो जेंडर रोल्स हैं इनको कैसे हम शेयर करें, ये कैसे, ये जो सोसाइटी में हमारे माइंडसेट में बचपन से बैठा हुआ है, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम वही बच्चे में भी ट्रांसफर करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशंस भी स्ट्रगल करती रहेंगी। राइट, तो कुछ ऐसा करो कि उनको जिन चीज़ों के लिए हम फाइट कर रहे हैं उनको आगे चल के उनके लिए फाइट ना करनी पड़े। राइट, राइट। दूसरा, उनको ये चीज़ दिखाओ कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। आजकल की जनरेशन में क्या हो रहा है कि उनको ना रिस्पेक्ट नहीं करनी आ रही। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं फीमेल्स हैं तो रिस्पेक्ट करो, बड़े हैं तो रिस्पेक्ट करो। नहीं, हमें उनको ये सिखाना है कि आपको देखना है कि कौन रिस्पेक्ट करने के काबिल है, उसकी रिस्पेक्ट करो। बिना मतलब किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो। चाहे वो आपकी एज का है, चाहे वो आपसे छोटा है, चाहे वो आपके अगर हम जॉब के से देखें या हुँ, हुँ, रिलीजन के सपोर्टिव बेस पे यस, देखें, कास्ट के बेसिस पे देखें, जो भी पर्सन है आपके अलावा, आपको खुद की भी रिस्पेक्ट करनी है, आपको दूसरे पर्सन की भी रिस्पेक्ट करनी है। राइट, लेकिन अगर कोई आपके साथ टॉक्सिक हो रहा है, अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, अगर कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पर जवाब देना चाह रही है, हुँ, तो बहुत रिस्पेक्टफुली उस पर्सन को जवाब देना भी सिखाएँ। अपने लिए स्टैंड लेना सिखाएँ कि कैसे राइट तरीके से आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। ये नहीं कि हाँ, वो बड़े थे सप्रेस उन्होंने, ना रहें, अपने इमोशंस को सप्रेस ना अपने करें। इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है। कि ये नहीं है कि कोई बहुत एज का पड़ोस का कोई आंटी है या अंकल है, वो रोज़ आकर बच्चे को 4 बातें सुनाकर चला जाता है और वो बच्चा अंदर ही रखता जा रहा है। नहीं, हुँ, बहुत रिस्पेक्टफुली वहाँ पर उसको अपना स्टैंड लेना सिखाएँ, या फिर उस पर्सन से खुद को डिटैच होना सिखाएँ करेक्ट, कि कैसे ऐसी सिचुएशन से खुद को विथड्रॉ करना है। राइट, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स जो हम आगे जाते हैं ना, बहुत जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी, मैंने कहा रिश्ते ही होते हैं जो हमारी लाइफ में रियल हैप्पीनेस लाते हैं, और रिश्ते ही होते हैं, लोग ही होते हैं जिनकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं। वेरी ट्रू, आप क्योंकि कहीं भी जाएँगे, आप घर में तो बच्चे को पैम्पर करके रखेंगे, प्यार करके रखेंगे, लेकिन बाहर हर तरह का पर्सन आएगा। हर तरह के पर्सन से कैसे डील करना है, बिना अपनी मेंटल हेल्थ को खराब किए, वो हमें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा। तो मैम कई बार रिश्तों में एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर रिलेशनशिप में जो टॉक्सिसिटी और एब्यूज़िव लेवल इस लेवल पर हो जाती है कि मतलब एक दूसरे के साथ रहना क्या शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते, बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ सो कॉल्ड ऑफ समाज कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी, और मतलब इमोशनली चेकआउट हो चुके हैं, कई साल हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज़ कि बच्चे हो गए हैं इसलिए साथ निभाना पड़ रहा है। तो और डाइवोर्स तक की बात होती है लेकिन हो नहीं पा रही होती, तो इसको रिज़ॉल्व करने का सही तरीका क्या है? देखिए, क्या इसमें होना सबसे चाहिए? सबसे पहले तो जैसे आपने बोला कि बच्चे हो गए हैं इसलिए साथ रह रहे होते हैं, तो बहुत लोगों को ये लगता है कि डिवोर्स का ना बच्चे की माइंड मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जब पेरेंट्स के आपस में नहीं बन रही ना, उसका भी उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट है और हो सकता है उससे ज़्यादा हो। मैंने कहा था बच्चे का रूट है वो, राइट, तो रूट तो रिश्ता खराब होते ही हिल चुका है ऑलरेडी। रूट तो बच्चे ने जब देखा कि पहली बार ही पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, वो रूट तभी खिसक चुका है, वो वीक ओके, हो रहा है।
आपका रिश्ता, पेरेंट जो मैं कह रही हूँ, पेरेंट्स मीन्स वो रिश्ता, है ना। आप अलग अलग एंटिटीज नहीं हो। हस्बैंड वाइफ को लग रहा है मैं वहां से आई हूँ, मैं वहां से आई हूँ, बच्चे के लिए आपका रिश्ता, यूनिटी, एक ही रिलेशन है। वो एक ट्री हो आप बच्चे के लिए। जी। अगर वहां पर ऐसा लग रहा है ना ब्रांचेस कट के गिर रही हैं, तो वो जो छाया थी वो ऑलरेडी मिलनी कम हो चुकी है। राइट। अब आप वो जो समाज का बनाया हुआ वो जो पेपर है उस पर साइन करो चाहे नहीं करो, वो इम्पैक्ट ऑलरेडी गया। अब बात ये आती है कि आपकी अपनी लाइफ, क्योंकि बच्चा और थोड़े टाइम के बाद अपनी लाइफ में निकल जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है। अगर आपको लगा अभी कि नहीं, बच्चे को बाहर जाके ये ना सुनना पड़े कि तेरे पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया, उसके लिए भी आप साथ रह रहे हो। जब बच्चा निकल जाएगा, आगे अपनी लाइफ में सेट हो जाएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो ये बहुत सीरियस लेवल पर सोचने की बातें होती हैं कि जहाँ पर साथ रहना मुश्किल हो चुका है इतना ज़्यादा कि सुकून ख़त्म ही हो चुका है, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, तो उससे बेटर होता है कि अलग हो जाओ। हो सकता है बच्चे को फिर सुकून घर में मिलना शुरू हो जाए। राइट। तो ये चीज़ें बच्चे की सोचने की जगह पहले अपनी सोचो कि आप अपनी ज़िंदगी में सुकून कैसे लेकर आओगे। अगर फादर ऐसा है जो डेली मदर को पीट रहा है, जैसे वो आजकल आईआईटी बाबा अभय सिंह हैं, हाँ, जो हाँ। बहुत आजकल उनकी रील्स आ रही हैं, वीडियोस जी। आ रहे हैं, तो उसमें आईआईटी जो अभय सिंह हैं उन्होंने यही बोला कि मेरे फादर जो है मेरी मदर के पैर बांध देते थे और उनको मारते थे। माय गॉड। अब अगर हम ये कहें कि उन्होंने तो देखो आईआईटी भी कर ली, आईआईटी पास आउट हो गए, लेकिन आईआईटी पास आउट तो हो गए, लेकिन आज हम उनकी जब वीडियोस देखते हैं तो हर कोई एक पर्सन जो थोड़ा सा भी जिसको समझ है, उनकी हर बात के पीछे जो उनका ट्रॉमा है ना, वो बहुत उनकी आंखों से साफ झलकता है। उनको यस। रिश्ता बनाने से डर नहीं है, हाँ, हाँ। उनको रिश्ते के नाम से डर है। इतना बचपन का ट्रॉमा आज वो घर में कर गया और इस वजह से उन्होंने ये वैराग्य ले लिया, मतलब वो चाहिए ही नहीं है। हाँ, हाँ, कि ये चाहिए ही नहीं है, क्योंकि कई बार हर किसी का सिचुएशन से डील करने का अलग-अलग तरीका है ना। करेक्ट। हर किसी का अलग-अलग तरीका है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कभी भी कि मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था और मेरा जो मन है वो प्रभु भक्ति में लगा और मुझे अवेकनिंग हुई और मैंने सब कुछ त्याग दिया। नहीं, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि मेरे जो फैमिली है वो टॉक्सिक माहौल था, मेरे पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं थी, वो रोज़ मार-पीट होती थी। और उन्होंने एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक उन्होंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, थोड़ा टाइम पहले उन्होंने शूट करके एक शॉर्ट मूवी भी बनाई है उसके ऊपर, और उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली अपनी जो स्टोरी थी उसको बताया हुआ है कि किस तरीके से बच्चे के मेंटल हेल्थ पे उनके ट्रॉमा हुआ था, और वही है जिससे वो बाहर नहीं निकल सके। तो उनको लगा कि वही जो कहा ना कि घर जाते ही पीस मिली नहीं थी, तो पीस की तलाश में वो कहीं और निकल गए। वेरी ट्रू। मतलब हमारा जो बचपन है, चाइल्डहुड है, ये काफ़ी कुछ डिसाइड करता है फ्यूचर की लाइफ में कि एक बच्चा आने वाली लाइफ में क्या करने वाला, और उसमें फादर मदर दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो आप एक दुनिया को एक गिफ्ट दे के जाने वाले हैं। हमने सभी को एक दिन जाना है, लेकिन आपने किस तरह से उसकी परवरिश की है, तो ये बहुत मैटर करता है। मैम, एक चीज़ आती है जहाँ पर जनरली पूछा जाता है कि एक आइडियल हस्बैंड कैसा होना चाहिए, आइडियल वाइफ कैसी होनी चाहिए, या जनरली ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे एक अच्छा रिश्ता निभाया जा सकता है एज अ मेल के अंदर और एज अ फीमेल के अंदर। देखिए, वैसे तो अगर कहूँ तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, है ना। जी। हर जैसा जिसकी पर्सनालिटी है, जिसने समझ लिया, उसके अकॉर्डिंगली ये जो डेफिनेशन है ये बदलती चली जाएंगी कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मेजॉरिटी, जो एसेंस है एक रिलेशनशिप का, वो यही है कि आप जब पर्सन के सामने बैठो, सबसे पहला तो ये है कि उसको ये नहीं लगना चाहिए कि अब वो बंध गया है, अब वो अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जी नहीं सकता। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप अब मेरी लाइफ में कई चीज़ों की कमी हो चुकी है। रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। आप केयर कर रहे हो उसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रही हूँ कि मुझे रात के 10 बजे अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है ड्राइव पे, और मेरे हस्बैंड मुझे ये कह रहे हैं कि रात के टाइम तो कहीं नहीं जाएगी। और दूसरा, वो मुझे ये कह रहे हैं कि रात के टाइम रोड पे बहुत इस तरीके के लोग होते हैं, पहले भी 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं, तो तू रात के टाइम मत जा, तू दिन में चली जाइयो, तू शाम को चली जाइयो। दोनों बातों में फ़र्क है। टोटली डिफरेंट है। दोनों बातों में फ़र्क है। अगर हम मुझे ऐसे कहेंगे कि नहीं जाना, इसका मतलब कि मैं यही फ़ील करूँगी कंट्रोल हो रहा है। मैं कंट्रोल हो गई। राइट। लेकिन जब ये बोला गया कि ये रीज़न है जिसकी वजह बिकॉज से, ऑफ केयरिंग एटीट्यूड। तो ये कईयों को लगता है कि फ्रीडम देने का मतलब ये हो जाता है कि हम दूसरे को फ्रीडम दे रहे हैं, अब वो कुछ भी मर्जी करे तो हमें कुछ कहना नहीं है। नहीं, आप पार्टनर हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ गलत हो सकता है, तो वहाँ पर आपको बोलना है। वहीं बोलने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। वाइब ये नहीं जानी चाहिए कि कंट्रोल कर रहे हो।
वाइब यही जाना चाहिए कि केयर कर रहे हो, कंट्रोलिंग नहीं करनी है, केयर करनी है एक दूसरे की, क्योंकि हमने ही पूरी ज़िंदगी एक साथ निभानी है। तो एक दूसरे की जितना केयर करोगे, उतना वो पर्सन को आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो कैच होंगी केयरिंग वाली, उतना वो आपके साथ रिश्ता जो है अच्छा होता रहेगा। और वही सबसे अच्छी क्वालिटी है कि आपके साथ रहकर ये ना लगे कि मेरी ज़िंदगी में कई कमियाँ रह गई। अगर मेरी ज़िंदगी में ये रिलेशनशिप ना होता तो मेरी ज़िंदगी बढ़िया होती। वेरी ट्रू। बात आती है जब रिलेशनशिप की, तो जब फीमेल्स की बात आती है खासकर, मैंने देखा है अपने फैमिली में भी, खासकर फीमेल्स जो हैं ना वो पहले बच्चे का ख्याल रखती हैं, फिर हस्बैंड का ख्याल रखती हैं। इस पूरी आपाधापी में वो अपनी केयर रखना, अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, और सेल्फ केयर जिसे हम बोलते हैं। तो एक तो मेरा सवाल है कि वो सेल्फ केयर क्यों ज़रूरी है? दूसरा, वुमेन को इवन इफ हस्बैंड इज़ अर्निंग, राइट, क्यों इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है? देखिए, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं आप, जो आपने कहा कि विमेन अर्निंग है, तो उसका तो देखिए इसमें ना 2 चीज़ें आती हैं कि मैं भी यही कहती थी कि नहीं, आपको अर्न करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है ना कि आपने रोल्स बहुत क्लियरली डिफाइन कर लिए कि आई एम द वन जो पैसे कमा कर लेकर आएगा, खाना कैसे बनना है घर में, वो कैसे उसके पैसे आएँगे, वो राशन कैसे आएगा, वो मैं करूँगा, उसकी वो हेडेक मेरी है। और वो फीमेल है जो वो बोल रही है कि मैं वो बनना चाहती हूँ जो खाना पका कर खिलाएगी। अगर आपस में क्लियरली रोल्स डिफाइन है और दोनों एक दूसरे को रोल को छोटा या बड़ा नहीं समझ रहे हैं, ना फीमेल कह रही है कि मैं तुझे खाना बनाकर खिलाती हूँ, ना मेल आगे से हस्बैंड जो है वो वाइफ को ये बोल रहा है कि मैं कमाता हूँ तो तू खाना बनाती है। तो वहां पर कोई जबरदस्ती नहीं है कि फीमेल शुड ऑल्सो गो एंड अर्न। करेक्ट। ठीक है, वहां आप पर, क्योंकि मैंने कहा कि पार्टनर्स हो ना, आपस में सॉर्ट करना है कि कैसे हमारी लाइफ की जो हमारी ये जो पटरी पे ये गाड़ी चल रही है कैसे स्मूथली चलेगी। एक दूसरे के साथ सेटिंग बिठानी है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कैपेबिलिटी के। वैसे ही अगर जैसे हस्बैंड है, उसको नहीं कमाने में इंटरेस्ट, वो नहीं, उसको लगता है मुझे तो घर संभालना बहुत बढ़िया लगता है, होते हैं, पर्सनालिटीज होती हैं कुछ, यस। वो मुझे अच्छा लगता है। और आप जाओ फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत है ये। तो फीमेल कहती है पर मुझसे तो घर का मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं तो बाहर जाऊंगी, मैं कमा कर लेकर आऊंगी। उसके बावजूद भी इक्वल रिस्पेक्ट हो, ये ना हो कि जो वाइफ है वो हस्बैंड को कहने लग जाए कि तू तो कुछ करता ही नहीं है, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। तो ये चीज नहीं आनी चाहिए कि तुम कुछ नहीं कर रहे, मैं सब कुछ कर रही हूँ। जो जो आपके लाइफ में जो कुछ कर रहा है उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इसके इररिलेवेंट ऑफ दिस कि आप क्या कर रहे हो। मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। आप जो हाँ, काम रिस्पॉन्सिब काम दिया गया है उसको आप बखूबी निभा रहे हो, दैट इट्स इनफ इनफ। आपका पार्टनर है, हाँ, इसलिए रिस्पेक्ट करनी है। वो यस, क्या कर रहा है इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करनी है। वेरी ट्रू। अब बात करिए आपने जैसे कि सेल्फ केयर की ना, कि फीमेल्स अपनी केयर नहीं करती हैं, बहुत ज़रूरी होती है। फीमेल्स को बहुत ज़्यादा, जब आप मदर बन जाते हो ना, तब तो सबसे ज़्यादा आपको अपनी केयर करने की ज़रूरत है। जैसे एक मदर बनते हैं ना, हर कोई आके बताता है कि बच्चे की केयर कैसे करनी है। अब इसको ऐसे नहलाना, ऐसे मसाज करना, इसको ये खिलाना, ये पिलाना, ऐसे सुलाना, ये गर्दन के नीचे पिल्लो रख दो। मदर को कोई नहीं बताता, मदर की तो ड्यूटी शुरू हो जाती है तब से। लेकिन उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और वो केयर की ज़रूरत अब थ्रू आउट चलेगी, क्योंकि अगर मैं अपनी केयर कर रही हूँ तभी मैं बाकी सबको अपना 100% दे सकती हूँ। राइट। क्योंकि जो फीमेल है वो बायोलॉजिकली ऐसी प्रोग्राम्ड है कि वो केयरिंग है, उसको पता चल जाता है कि किसको किसकी सबको क्या ज़रूरत है। तो अपना क्यों नहीं पता लगाती? अपना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हस्बैंड समझे, बच्चे समझे, मैं उनकी केयर कर रही हूँ, वो मेरी करें। जो खुद की ही नहीं केयर कर पा रहे हैं, जिनकी तो मैं केयर कर रही हूँ, उनसे अगर मैं ये एक्सपेक्टेशन कर लूँ कि तुम मेरी करो, मैं क्या तुम्हारी बात कही है करूँगी। कि जो खुद की केयर नहीं कर पा रहे आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो एंड करेंगे। दिस इज, मतलब ये फैक्ट है। राइट। मोस्टली हस्बैंड्स को नहीं पता कि खाने में क्या खाना है। वाइफ चाहे वो अगर इक्वली वर्किंग है ना, इक्वली अर्निंग भी है, कुक भी घर में है, तो भी वाइफ बता रही है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बहुत कम होते हैं ऐसे मेल्स जो अपनी मतलब डाइट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी बाकी चीज़ों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वो अपने काम में इतना चले जाते हैं कि वो ध्यान नहीं देते। लेकिन वाइफ अपने आप को ध्यान नहीं दे, अपना चाहे वो खाना नहीं खाएगी, लेकिन उसका पूरा ध्यान रहता है कि बच्चों ने क्या खाया और हस्बैंड ने क्या खाया, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि आपके अंदर ये आपके इनबिल्ट है, आपका कैरेक्टर क्वालिटी है, तो अपना भी ध्यान रखो ताकि 100% सबका ध्यान रख पाओ। क्योंकि अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा
और हम कुछ नहीं कर पा रहे अब किसी के लिए, हमारी हेल्थ के साथ चैलेंजेस अगर हम नहीं रखेंगे तो कई चैलेंजेस ऑलरेडी हैं फीमेल बॉडी के साथ। एवरी मंथ ऑलरेडी चैलेंज आ रहा है। राइट मदर बनने के बाद आपकी जो कैपेसिटी है बॉडी की वो वैसे ही कम हो चुकी है। राइट जैसे ही 40s क्रॉस करोगे तो एक अलग स्टेज शुरू हो जाएगी। तो फिजिकल लेवल पे इतने चैलेंजेस आ रहे होते हैं कि अगर आप अपनी केयर नहीं करोगे तो आप किसी से प्यार भी नहीं कर पाओगे, और जिनसे ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मेरी केयर करें, उनको तो वैसे ही नहीं समझ में आ रहा था, वो आपकी छोड़ो वो अपनी भी उनकी खत्म हो जाएगी केयर होनी। तो आप ही आपकी मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस में भी जाओगे, टेंशन में भी लोगे। अपनी हेल्थ बढ़िया रखोगे तो ऑटोमेटिकली सबकी हेल्थ बढ़िया रहेगी। अपना ध्यान रखना, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का, इसका सबसे बड़ा एक मुझे जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखा है, क्योंकि मैं भी मदर हूँ, 2 बेटियां हैं मेरी, और शादी के बाद और बच्चे होने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ अब तो अपने लिए टाइम ही नहीं रहता। जब अपने लिए हम अपने टाइम नहीं निकालते ना, हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। हम वही काम जो कर रहे हैं पूरे दिन में पूरा, लेकिन जब हमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया होता ना, हमें वही सारे काम जो होते हैं थकाते हैं। लेकिन जब हमने अपने ऊपर ध्यान दिया होता है, वही सारे काम हम फुल एनर्जी में और पूरी हैप्पीनेस की इमोशन के साथ करते हैं। तो मैंने वो चीज़ जो की, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड करी थी करने के लिए। जब मैंने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी शुरू की थी, मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी थी कि मैं अपने बच्चों के और अपने हस्बैंड के उठने से 1 घंटा कम से कम पहले उठूँ, ताकि वो 1 घंटा मेरे लिए हो। वो 1 घंटा मैं कोई और काम ना करूँ। उस 1 घंटे में मैं अपना देखूँ कि मुझे क्या चाहिए है, मैं कौन-सी बुक पढ़ना चाहती हूँ, मैं योगा करूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँ, चाहे मैं बैठकर सिर्फ़ जो वॉल है उस पे स्टेयर करूँ। मैं अपनी लाइफ़ को ऑब्ज़र्व करूँ, कल का दिन कैसा था, आज का दिन कैसा था, आज के दिन क्या-क्या काम करने हैं। सिर्फ़ वो अगर इतना सा भी हम अपने लिए टाइम निकाल लेंगे ना, सोलो मी टाइम, तो हमारी जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो अपने आप ही सॉर्ट हो जाती हैं। तो ये फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा बताया, मतलब कि हम दिन भर भागते रहते हैं, हुँ, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ड्रेन्ड हो जाते हैं, लेकिन जो 1 घंटा पहले उठने की बात कही, हुँ। लेकिन वो उठना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि तो ये प्रायोरिटाइज़ कर पाना बड़ा अगर चैलेंजिंग होता उठा है। नहीं जा रहा है ना, तो हाँ, अगर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जी। तब वो 1 घंटा ऐसा निकालो कि इस टाइम मैं कुछ काम नहीं करूँगी, हुँ। ये सिर्फ़ मेरे लिए है। हुँ। रात को सो गए हैं, फिर सोच लो कि मैं कुछ काम नहीं करूँगी, ये 1 घंटा मेरे लिए है। राइट। अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, और जब भी हम एक कम्फ़र्ट ज़ोन में होते हैं ना, आपने कहा नींद जो छोड़नी बहुत मुश्किल होती है, तो वो नींद या तो वो नींद देख लो या अपनी मेंटल हेल्थ देख लो। अगर लगता है कि सुबह जल्दी उठकर हुँ। मेरी मेंटल हेल्थ बड़ी अच्छी होती है, मैं बड़े फ्रेश माइंड से सारे काम कर लेती हूँ, तो वो उठना अच्छा है। अगर लगता है कि नहीं होता, मैं सो लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो सो लो। हुँ, हुँ। जब बच्चा सो रहा है, जिनके न्यूबॉर्न बेबी है, बच्चा सो रहा है, तो मोस्टली कहा जाता है सबको कि अभी ना, मेरी भी जब बेटी छोटी थी तो सब कहते थे कि बच्चा सोया, आप भी सो जाओ साथ में। हाँ, मैं उस टाइम सोती नहीं थी, मैं उस टाइम अपने काम कर लेती थी, करेक्ट। ताकि जब बच्चा उठेगा तो मैं उसके साथ खेल सकूँ। मतलब तो ये नहीं कि हर बार नहीं सोना, उस सही पे बात भी है। ध्यान दो, नींद पे भी ध्यान दो, पर थोड़ा-सा कहीं से भी समय अपने लिए ज़रूर चुरा चुरा लो लो। मतलब, है ना? और डिपेंड्स करता है आपकी क्या लाइफ स्टेज में है। आप हुँ, ज़िंदगी के किस पड़ाव पे हैं, बिल्कुल। 30s में, 40s में, 50s हुँ, में, हुँ, उसके हुँ। हिसाब से आप अपने लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं, प्लानिंग कर हुँ, सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आपने बताया रिलेशनशिप के बारे में, हुँ। पेरेंटिंग के बारे में, सेल्फ केयर के बारे में। अब एक जो बहुत क्लोज़ क्वेश्चन है, मैं मतलब कि एज़ अ पार्टनर, राइट? कैसे हम एक-दूसरे की स्पिरिचुअल जर्नी को, सोल जर्नी को बेहतर बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं मतलब? देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी को खूबसूरत बनाना तो पर्सन के अपने हाथ में ही होता है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो ना, और अगर आपको लगता है कि पार्टनर मुझे सपोर्ट करे, तो पार्टनर ही आपका सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ के लिए। कैसे? आप मेडिटेट करोगे और वो मज़ाक बनाएगा। आप मेडिटेट करना चाहोगे, वो कहेगा कि नहीं मेडिटेशन। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करके स्पिरिचुअल जर्नी पे चले हो कि आपको सपोर्ट मिलेगी पार्टनर से, तो वहीं आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी का फर्स्ट स्टेप है, वहीं खत्म हो जाएगा। आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे जब चलना होता है, तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना होता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे। हो सकता है कोई आपको ना समझे, हो सकता है सब कहें कि ये पागल हो गई है, ये अजीब-अजीब सी बातें करती है। आपको उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलना होता है कि कोई सपोर्ट नहीं भी करे, लेकिन ये मेरी अंदर मेरी सोल को स्ट्रेंथन होने की जर्नी है। क्योंकि बात आप स्पिरिचुअलिटी की कर रहे हो, तो स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो हर सोल हमारी लाइफ में एक पर्पस से आती है। कोई ना कोई लेसन हमें सिखा कर जाती है। जो आज हमारा पार्टनर है, ज़रूरी नहीं है कि वो लास्ट लाइफ टाइम में भी हमारा पार्टनर था और नेक्स्ट में भी होगा। सब लोग अपना-अपना रोल्स जो है वो रिलेशन बदलते चले जाएँगे। अपना जब स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने का मतलब होता है कि अपनी सोल के साथ जो कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना। जब ओके। अपनी सोल के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब लाइफ में एक क्लैरिटी आई
कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मुझे क्या क्या करना है अपनी सोल को स्ट्रेंथ करने के लिए, तब इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि पार्टनर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब कुल मिला के कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, जी। हर एक सोल इंडिविजुअल है, हर एक का अपना एक पर्पस है, बस एक टाइम बीइंग के लिए इस प्लेनेट पे आए हैं और सबको अपने अपने रास्ते तय करने हैं, सो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो ये जो एक्सपेक्टेशन वर्ड है, ये इस पे बहुत बार बोला जाता है कि ज़ीरो एक्सपेक्टेशन कर देनी चाहिए, है ना, रिश्ते में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन की वजह से ही दुख होता है। बोलना बड़ा आसान है लेकिन रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। आपका क्या मतलब थॉट है, आपका देखिए, पर्सनल लाइफ अब हम ह्यूमन बीइंग हैं और जितना हमसे क्लोज रिलेशन होगा उतनी ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस ही नहीं करनी है, एक्सपेक्टेशंस तो ऑटोमेटिकली होंगी। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है, ओके। समझे? और आपने कुछ एक्सपेक्ट किया लेकिन वो पर्सन को नहीं समझ में आया, उसने उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं किया, तो उसकी वजह से रिश्ते को खराब नहीं करना है। करी मैंने एक्सपेक्टेशन, नहीं समझ में आया सामने वाले पर्सन को, बाद में जाके एक्सप्लेन कर दो। कैसे मतलब? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आज कि मैं वहाँ से फ्री हो जाऊँगी, मैं इस मीटिंग से फ्री हो रही हूँ और मेरे हस्बैंड को मुझे पिक कर लेने आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि आज हमारा कोई स्पेशल डे है तो उनको मुझे पिक करने आना चाहिए, मैंने एक्सपेक्ट किया। लेकिन वो किसी मीटिंग में बिज़ी थे, तो उन्होंने ड्राइवर भेज दिया। अब मैं वो घर आते और मैं उनसे नाराज़ हो जाती हूँ। उनको पता भी नहीं है, उनको हवा भी नहीं है। उनको बिल्कुल भी बिल्कुल कहते हैं ना आइडिया ही भाई नहीं उस है, बात का इल्म भी नहीं है कि इल्म ऐसा भी नहीं कुछ है। है और राइट। मैं नाराज़ हो गई। अब वो दूसरे पर्सन पे ज़्यादती है ना कि उसको पता भी नहीं है, तो बता के नाराज़ हो लो। राइट। पर्सन आए, नाराज़ हो, हाँ नाराज़ हूँ, किस बात पे नाराज़ हो? मुझे था कि आप मुझे पिक करने आओ। वो कह रहे तू मुझे बता देती। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं ना कि माइंड ही रीड कर लो, वो नहीं। कुछ एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे अगर हो गई और मैं कह रही हूँ अगर हो जाती है पूरी, वो आ गए, वेल एंड गुड। वाओ मैंने एक्सपेक्ट किया और वो आ गए, उसको कहते हैं मैनिफेस्ट कर लिया, राइट? और अगर वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, नहीं पता चला होगा, है ना? तो ये चीज कर लेनी कि उसकी वजह से रिश्ता नहीं खराब करना, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट कहा था एक्सपेक्टेशंस रिश्तों को खराब करती हैं। कब? एक्सपेक्टेशन ने नहीं खराब किया रिश्ते को, आपके रिएक्शन ने फिर खराब किया जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई उस पर्सन से। कुछ एक चीजें जैसे कि रिस्पेक्ट, इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती, ये होनी ही चाहिए रिलेशन में, ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब इट इज़ अ ये फाउंडेशन। बाय डिफॉल्ट है। अगर ये कहे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो, तो वो गलत है। आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? ये तो बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए थी, जी। है ना? अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ जब हम लड़ाई करें तो हमारे पेरेंट्स को बीच में ना लेकर आए, तो वो एक्सपेक्टेशन सही है कि गलत है? राइट। वो सही है ना, सही है, बिल्कुल है ना? सही है। इसका मतलब अगर वो जो पार्टनर है वो लेकर आ रहा है उनको बीच में, तो वो गलत कर रहा है। करेक्ट। मेरी एक्सपेक्टेशन सही है, तो पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि वो एक्सपेक्टेशंस हैं क्या जिनके पीछे, जिनके पूरा ना होने की वजह से लड़ाई हो रही है। माय गॉड! कितनी क्लियर हुँ, बात बता दी कि सबसे पहले हम रूल्स ही बना लें, भई ये हुँ, एक्सपेक्टेशंस हैं एक हुँ, दूसरे से, आपकी मेरे से और मेरी आपसे, राइट? पता राइट। चल गया तो हुँ, फिर पंगे होंगे ही नहीं, राइट? हुँ, बहुत सारे पंगे सुलझ बिल्कुल, जाएँगे कि मुझे मालूम है बिल्कुल, कि सामने वाले का नेचर क्या है, पर्सनैलिटी क्या है और इनकी क्या बिल्कुल। एक्सपेक्टेशंस हैं। ये और जो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल करते रहे, हाँ, तो हार्मनी बनी रहेगी। ये पता है यही चीज़ होती है कि हम लोगों को जो पढ़ाया-लिखाया जाता है, वो सारी चीज़ें हमें पैसा कमाने के लिए तैयार कर रही होती हैं। राइट। जो रिश्ते जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए तो तैयार ही नहीं करती हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत बढ़िया चले जब एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियरली सामने हम एक्सप्रेस करके बता दें कि मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। मेरे हस्बैंड का और मेरा एक रूल है, हर एनिवर्सरी पे हम एक दूसरे से पूछते हैं कि तुझे मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, मुझे तुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, बहुत क्लियरली, बिना इस बात को सोचे कि सामने वाला पर्सन मुझे जज करेगा। और फिर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें, राइट? क्योंकि जब आप बता ही नहीं रहे हो सामने वाले पर्सन को कि मुझे रिलेशनशिप में क्या चाहिए है, मैंने कहा ना हर किसी की जो रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग हो जाएंगी। अब मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ या मैं गुस्सा कर देती हूँ या मेरी टोन गलत है। अब मेरे हस्बैंड कहे कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ तो मुझे बस टोन में ऐसे मत बोल, वो चीज़ मुझे बुरी लग जाती है। तो मुझे अगली बार से इस चीज़ पे ध्यान रखना है, राइट? मैं भी अगर उनसे बोल रही हूँ कि मैं आप कहीं बाहर हो तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर मैंने कॉल किया है तो या तो आप रिप्लाई कर दो या फिर मुझे मैसेज कर दो, इग्नोर मत करो मेरी कॉल्स को। तो उनको फिर आगे से उस चीज़ को ध्यान रखना है, ऐसे रिश्ते अच्छे चलते हैं। मतलब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर राइट। सेट हैं तो और एक्सप्रेस कर दी गई, सबसे बड़ी बात एक्सप्रेशन, मतलब बिल्कुल। एज्यूम नहीं करना है, हाँ, मतलब कि बिल्कुल। सामने वाला अंतर्यामी है और फेस रीडिंग कर लेगा और बता देगा। हाँ, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक्सपेक्ट नहीं करना, एक्सप्रेस करना है।
एक्सप्रेस करना है। हम्म। तो इसमें कई बार ऐसा नहीं होता कि फीमेल ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, मेल कम होते हैं? हाँ, ये बिल्कुल होता है क्योंकि मेल्स को शुरुआत से सिखा ही दिया जाए ना गया कि सप्रेस ही करो। ना वो प्यार बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। शादी हो गई, अगर अगर जो हस्बैंड है अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है तो मम्माज़ बॉय। अगर अपनी वाइफ से ज़्यादा प्यार कर रहा है तो जोड़ू का गुलाम। अब वो बेचारा प्यार ही नहीं एक्सप्रेस कर सकता। वो अपनी मम्मी से अलग प्यार से बात कर रहा है ताकि किसी को दिखे ना, अपनी वाइफ से अलग छुप के प्यार से बात कर रहा है ताकि और किसी को ना पता चले। राइट। बाकी तो ओपनली तो नहीं कर पा रहा ना, वो सप्रेस हो गई इमोशन। दुखी है, अगर रोना चाह रहा है तो भी उसको अपने आंसू छुपा लेने हैं, नहीं तो हर कोई उसको जज करेगा, राइट, है ना? कमज़ोर है। हाँ, अब कहीं किसी सिचुएशन में उसको भी डर लग रहा है, तो लेकिन क्योंकि और 2 फीमेल साथ में खड़ी है तो उसको यही दिखाना है कि माचो मुझे मैन है आप। हाँ, मैं ही प्रोटेक्ट करूँगा। तो वो उस डर, क्योंकि उसको डरना नहीं है, इस चक्कर में इतने वो रोड रेस जो हो जाते हैं, केसेस ये सब हो जाते हैं, क्योंकि यही सीखा है कि अपने आप को तो मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन के ही दिखाना है। राइट। तो सिचुएशनल अवेयरनेस, इमोशनल विज़डम, कैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करना है राइट तरीके से, वो चीज़ें शुरुआत से ही नहीं सीखी होती। इस वजह से वो सप्रेस में चले जाते हैं, वो एक्सप्रेस ही नहीं करते। उनको यही डर लगता रहता है पूरी लाइफ टाइम कि हमें जज किया जाएगा अगर हमने एक्सप्रेस किया। और इसी वजह से वो रिलेशनशिप में जब आते हैं तो फीमेल्स को ये लगता रहता है, वाइफ्स को लगता रहता है ये तो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करते, ये तो मेरे साथ कुछ डिस्कस ही नहीं करते। तो इसीलिए मतलब ये हाई टाइम है कि मेल्स भी आगे आएँ और अपना एटलीस्ट अपनी वाइफ के साथ तो शुरुआत करें खुद को एक्सप्रेस करने की। और जो वाइफ हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको जज करना बंद कर दें इस चीज़ पे। वेरी ट्रू। या तो बहुत ही डीपर लेवल का कन्वर्सेशन रहा। आशिका मैम, आपने बहुत डिटेल में बताया और इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंगेजिंग कन्वर्सेशन विद यू अबाउट रिलेशनशिप, पेरेंटिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? स्पिरिचुअलिटी पे भी हमने बातचीत की। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस शो एंड अब मैं थैंक थोड़ा यू सा सो मच सर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। और वाक़ई में मतलब जब भी मैं बात करती हूँ तो एक एक्टिव लर्निंग भी होती है, और आपसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो थैंक मच। यू।